अम्ल और भस्म में अंतर। कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये याद रखना। अम्ल लौ से लाल वाला नहीं, नीला। अम्ल नीले को लाल कर देता है, भस्म लाल को नीला कर देता है। ये बड़ी पूछता है, ठीक है। तो देखो इसमें गुण वाला में यही चीज लिखाए हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला। अब देखो यहाँ पर अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लेकिन अगर भस्म में मेथिल ऑरेंज देंगे तो ये पीला हो जाएगा। हाँ, अगर मेथिल ऑरेंज तो क्या है? एक सूचक है। संश्लेषी सूचक में बताए थे दो प्रकार के, एक मेथिल ऑरेंज या एक फिनोल्फ्थेलिन बताए थे, ठीक। तो मेथिल ऑरेंज पे जब हम नींबू का रस डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। मेथिल ऑरेंज पे नींबू का रस यानी अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। और अगर मेथिल ऑरेंज पर अगर हम साबुन का घोल डालेंगे तो हो जाएगा पीला, यानी रंग परिवर्तन कर रहा है, ये सूचक है। याद रहते, अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल। भस्म मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अम्ल जल में विलय होकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl कल बताए थे, जब ये इसको जल में देंगे तो H+ और Cl- दे देगा, हाइड्रोजन आयन। और भस्म जल में विलय होकर के क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- दे देगा और Na+ OH- देता है, ठीक है। अम्ल क्षारक को क्या करता है? उदासीन। क्षारक अम्ल को उदासीन, ठीक है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम, और क्षारक का मान pH से 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये सारा अगर याद रहेगा तो ये गुण में भी आ जाएगा, अंतर में भी आ जाएगा, परिभाषा में भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। एक चीज़ को याद करने से बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है, इसीलिए आप लोग इसको देखेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, एक बार पूछ दिया था क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? हम ऐसा क्षारक को क्षार नहीं कर सकते हैं जनरल। क्षार जो होता है वो जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन जब जल में डालेंगे ना भस्म को, तब हो जाएगा क्षार। जलीय विलयन को कहते हैं क्षार। तो सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते हैं। जल में विलय होगा वही क्षार होगा, ठीक है। जो भस्म जल में विलय होगा वही क्षार होगा जो जल में। तो इसीलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो जल में विलय होगा वो क्षारक होगा ही, जो जल में विलय होगा। इसीलिए सभी क्षार क्या कहलाते हैं? क्षारक। हाँ, यहाँ पर दो ही है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं और सभी क्षार क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं, ठीक है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग समझ गए, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ऐसा pH के हम लोग आसपास ही रहते हैं। जैसे मुंह में लार बोले, खाने के पहले, खाने के बाद, ठीक है। पेट में अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, या जो भी गोबर है या खून है, मतलब बहुत सारे अम्लों से हम लोग घिरा रहते हैं। तो दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? तो बहुत महत्व है। सबसे पहले पाचन तंत्र में देखते हैं pH का महत्व क्या होता है। तो पाचन तंत्र में क्या रहता है? पचाने के लिए भोजन को पहले खट्टा करना पड़ता है, ठीक। और खट्टा करने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH लगभग 1 होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 1 होता है, ठीक। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। और इसका pH मान कितना होता है? 1 के करीब होता है। और इसको पेट से कोई नुकसान नहीं, पेट में ये कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जो ये भित्ति पे रहता है, जहाँ पे ये स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस भित्ति से क्षार स्रावित होते रहता है। और अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो ये उदासीन हो जाता है। इसीलिए इसको कोई नुकसान नहीं करता है हमारे पेट को, लेकिन ये भोजन बचाने में बड़ी ही मदद करता है। भोजन को खट्टा करके इसको फाड़ने चीरने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। ये हमारे आमाशय में रहता है। तो हमारे आमाशय, पेट के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। pH से हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है। किंतु अगर मान लो कि ज़्यादा आप खा लिए खाना, ठीक है, ज़्यादा भोज में नहीं खा लेता, अनकर दाना है तो खा ले, आइएटा तो खेम जत्ते खेम खा ले।
तो भोज में ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग, ठीक, और ज़्यादा खा लेते हैं ना तो खाने से वो भोजन पचता नहीं है, अपच रह जाता है, और अपच रह जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ढकार होते रहता है, एकदम ग्वाइन में गंदा गंदा ढकार होते रहते, लगता है कंठ जल गया एकदम। हाँ, ऐसा ढकार होते रहता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हम लोग इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं, जो इसको, या इनो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनो का। आप लोग खाए होंगे इनो, हाँ, इनो का प्रयोग करते हैं। या नहीं तो ये भी है क्या, ये भी है दुर्बल क्षारक है, इससे कोई हमारे पेट को नुकसान नहीं करता है, लेकिन भोजन को ये पचा देता है, अम्लीयता दूर कर देता है। जो ज़्यादा अम्लीय हो गया है पेट में, क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हैं तो अम्ल ज़्यादा स्रावित होगा, खा रहे हैं, अम्ल भी ज़्यादा स्रावित हो रहा है, और स्रावित होते होते ज़्यादा अम्ल हो गया। अब ज़्यादा अम्ल हो जाएगा तभी नहीं भोजन पचेगा। उस अम्लीयता को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग इनो हम लोग पीते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट आता है वो खाते हैं। ये याद रखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार से हमें, अम्ल से हमें छुटकारा दिलाता है, ठीक है, या इनो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए भी उपाय है, और कैसे क्या होता है ये भी। तो दैनिक जीवन में हमको पीएच का क्या महत्व है कि अगर हम भोजन ज़्यादा कर लिए, ज़्यादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा अम्ल स्रावित होगा। जब ये भोजन यहाँ पे जाएगा आमाशय में, अम्ल स्रावित होने लगेगा। हाँ, ये एकदम ऑटोमेटिक है, ये नहीं कि आप कहेंगे कि थोड़ा देर बाद स्रावित होना, ऐसा नहीं। जब ये आप जाएंगे, जब ये भोजन जाएगा वहाँ पर अम्ल स्रावित होने लगेगा। ज़्यादा खाएंगे भोजन, ज़्यादा अम्ल स्रावित हो जाएगा, और ज़्यादा अम्ल स्रावित होगा तो भोजन अपच रह जाएगा, भोजन पचेगा नहीं। इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग इनो पीते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको ये छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। चलिए अभी देखिए पीएच परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। पीएच परिवर्तन से दांतों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर मान ले हमारे मुंह का पीएच होता है 5.5, लेकिन उससे अगर कम हो जाए, यानी मुंह जो है ज़्यादा अम्लीय हो जाए, वैसे ही अम्लीय रहता है। अगर अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसको कहते हैं इनामेल, दांत के सबसे ऊपर वाला भाग, ये बहुत ही कठोर रहता है, इसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम फास्फोरेट का बना रहता है, और ये अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा ना तो इस पे कीड़ा लगना चालू हो जाएगा, इसका धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाएगा, और नष्ट होके इसको क्षय कर देगा। और जब ये क्षय कर देगा तो आपका दांत टूट जाएगा, खा जाएगा, कीड़ा खा जाएगा। हाँ, दूसरा पीड़िया नामक बीमारी भी हो जाता है, मुंह से गंध देते रहता है, ठीक है। तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, और हमारे दांत कैल्शियम फास्फोरेट का बना रहता है। ये भी पूछता है कि इनामेल किसका बना रहता है, दांत किसका बना रहता है, कैल्शियम फास्फोरेट का। कैल्शियम फास्फोरेट जल में नहीं घुलता है, पर मुंह में पीएच का मान 5.5 से अगर कम होगा तो ये जो इनामेल है उसका सबसे ऊपरी परत, सबसे कठोर, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनामेल, ये नष्ट होने लगता है, और मुंह में जो जीवाणु है, हमारे मुंह में जो जीवाणु है या शर्करा है, थूक, खाद्य पदार्थ के निम्नीकरण, यानी कि सड़ने वाला, दांत में फंस गया, वो धीरे धीरे अगर दांतुन नहीं करोगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा, वहाँ पे कीड़ा फट जाएगा। और कीड़ा फटने के बाद, क्योंकि हम लोग सांस जब लेते हैं तो कभी मुंह से भी ले लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे वायुमंडल में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु रहते हैं, मुंह में जाएगा, वो क्रिया करते करते आपको दांत को खा लेगा धीरे धीरे। यानी कि ये जीवाणु, अपशिष्ट शर्करा, खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न होते हैं, और इससे छुटकारा पाने के लिए आप टूथपेस्ट और नहीं तो नीम के दातुन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए रोज दांत साफ करना चाहिए नीम के दातुन से, चिरचिरी, बैंट इस सब के, या नहीं तो आप टूथपेस्ट के से करिए, ठीक है। अगर दातुन से करते तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, ब्रश से ज़्यादा बेस्ट है कौन सा, दातुन बेस्ट है। हाँ, दातुन से आपको कुछ ना कुछ उसका जो सेफ है वो अंदर भी चला जाता है। अगर आप चिरचिरी या नीम उम का करते हैं तो वो आपके पेट के लिए भी ठीक रहता है, ठीक है। प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था भी भगवान ने करके रखा है, ठीक है। प्रकृति में भी उदासीनीकरण की व्यवस्था है। जैसे हम बताते हैं कवच हुआ,
कवछुआ है, कवछुआ या इसको नेटल का पौधा कहा जाता है। इसका नाम है भिक्षुत्ती, उरकुस्सी या कवछुआ, कोई भी नाम अपना क्षेत्रीय भाषा में नाम, लेकिन नेटल इसका नाम है। ठीक, अब ये नेटल के पौधा में उसका देखना, उसका जो फॉर होता है उस फॉर में क्या आता है, रुइयाँ टाइप का रहता है, भलुआ सीम नहीं आता है उसी टाइप का रुइयाँ रहता है। अगर देह में थोड़ा रगड़ दोगे ना तो वो क्या होगा, कुरियाने लगेगा, एकदम कुरियाते रहेगा। ठीक है, खुजली होते रहेगा। तो पौधे के पत्ते में या उसके फॉर में डसने वाला रोयां होते हैं, जिसके अचानक छू जाने पर चमड़े में खुजली होने लगती है, और यह खुजली रोएं द्वारा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के स्राव से होता है। और यह खुजली के उपचार हेतु वहीं पर जहाँ पर होता है ये नेटल का पौधा, उसके जड़ में होता है डॉग का पौधा। अब ये डॉग का पत्ता अगर रगड़ लोगे ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ, पालक साग टाइप का होता है पत्ता, उसी वहीं पे रहेगा। ये प्रकृति ने पहले से व्यवस्था करके रखा है, लेकिन जिसको नहीं आता है लोग गोबर ओस लेता है, चून ओस लेता है, ये भी क्षार है तो इसको भी क्या करता है, दूर कर देता है। लेकिन खुजली मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने लगता है, और ये खुजली के उपचार हेतु डॉग के पौधे खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है, जिससे डॉग के पौधे नेटल पौधे के नज़दीक ही उगते हैं। ठीक है, जहाँ भी कवछुआ होगा वहाँ नीचे में कहीं न कहीं अगल बगल में उगे रहते हैं, ताकि इसका आप उपचार कर सकते हैं पीएच से। कौन सा अम्ल स्रावित होता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल स्रावित होता है, या चींटी के डंक में या फिर आप भेलोर काट लेगा, बिरहनी काट लेगा, चींटी काट लेगा, इस सब में क्या रहता है, मेथेनोइक अम्ल रहता है। जो जब आपके शरीर में चुभा तो उसके लार जो है अंदर चल जाता है, मेथेनोइक अम्ल चल जाता है, और फिर वो दर्द करने लगता है या कुरियाने लगता है। 2-4 को भेलोर काट लेगा तो बुखार आ जाता है आदमी को। ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे देखिए, जीव जंतु के डंक में कौन सा अम्ल रहता है, जीव जंतु के डंक में कौन सा, वही मेथेनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक। जब जीव जंतु डंक मारते हैं तो वे हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के अम्ल को छोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। याद रखना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल रहता है। अब फॉर्मिक अम्ल ये निक नेम है, इसका जो रासायनिक नेम होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, घर पे 2 तरह का बोला जाता है ना नाम, एगो घर पर मुसहरबा आ स्कूल में भजते पिंटू चिंटू भजे से, तो ये 2 तरह का नाम होता है। साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, मेथेनोइक अम्ल, दोनों एक ही है। तो मधुमक्खी, चींटी या कोई भी, ये चींटी के डंक से मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में डंक के माध्यम से पहुंच जाता है, और इससे पीड़ा उत्पन्न होने लगता है। अगर इसे पीड़ा उत्पन्न होता है तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, जो पकाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा होता है, पूरी पकवान पुआ बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, चलिए, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। आप कभी बाबा धाम गए होंगे, देखा कितना आदमी का पैर फूल जाता है, पैर फूल जाता है, क्यों, क्योंकि वो अचानक से चलते रहता है, और जितना वो चलता है उससे ज़्यादा क्या होगा, उतना उसमें ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। आप कभी ज़्यादा टेंगारी पार लेना, ठीक है, या कभी कोदैर पार लेना जाना, ये सब फूल जाएगा। हाँ, कभी दौड़ लेना अचानक से, मतलब सब दिन सो रहे हैं, अचानक से एक दिन दौड़ लेना, देखना ये सब दुखते रहेगा। ठीक है, क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो देखना मेरा सांस चलते रहता है ज़्यादा। जब भी आप दौड़ते हैं तो ज़्यादा सांस चलने लगता है, जल्दी सांस चलने। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पे आप काम हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन जल्दी चाहिए, लेकिन अचानक से हम इतना दौड़ लेते हैं ना, उतना ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, और अगर ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचता है तो वहाँ अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाता है और वहाँ फूल जाता है। फूल जाने से उसको छुटकारा पाने से के लिए या तो पानी गर्म करके उस पर अगर ये तेल औंसिए, नहीं तो अपने आप कुछ दिन में अपने आप शरीर के पास इतना शक्ति है कि वो अपने आप उसको ठीक कर देगा, कुछ नहीं भी करेंगे तब भी। लेकिन आदमी गर्म पानी उस पर रगड़ता है, ये गर्म पानी उस पर बोतल में भर के और उसको उस पर सहलाता है ताकि ठीक हो जाए। तो हमारे शरीर में शारीरिक परिश्रम करने से कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और कारापन ला देता है। ठीक है, और इस अवस्था में मांसपेशी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है
और इसको छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है कि या तो आप क्या करिए, उसमें पानी गर्म करके उस पर सहलाइए, तब होगा। डॉक्टर कहेगा कि आप करिए तब होगा, ठीक है। तो ये आपको ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो बार बार इसको हाथे से तेल उसिए, बार बार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो नहीं भी कुछ करिएगा, शरीर के पास इतना क्षमता है कि अपने आप वो कर लेगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, मिट्टी का पीएच देखो, अगर मिट्टी का पीएच कितना होता है, कल बताए थे 7। मिट्टी का पीएच अगर 7 है तो ठीक है, उपजा एकदम ठीक होगा, पौधे में वृद्धि एकदम ठीक होगा, अच्छा पौधा होगा। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच 7 से कम है या 7 से ज़्यादा है, तब ये पौधा वृद्धि नहीं करेगा, एकदम रोपोगे एकदम बढ़वे नहीं करेगा, बढ़वे नहीं करेगा, बुना आ जाएगा एकदम, कुछ फूलवे नहीं, कतनो अच्छा रोपोगे बनवे होवे नहीं करेगा, ठीक है। और इसको मिट्टी का पीएच 7 होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जांच केंद्र भी है, मिट्टी का जांच कराना चाहिए, कहीं कहीं से लेके और जांच कराना चाहिए क्या हमारे मिट्टी का पीएच ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि नहीं हो रहा है तो उसमें छौर डाल देते हैं, ठीक है, गोबर डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो वृद्धि करे। तो उसमें जो चीज़ का कमी रहता है ना, मान ली ज़्यादा अगर क्या हो गया, क्षारीय हो गया है, तो हम क्या करेंगे, गोबर डाल देंगे। और ज़्यादा अगर अम्लीय हो गया है तो चूना डाल देंगे। तो चूना क्या होता है, क्षारीय, तो वो न्यूट्रलाइज करके अच्छा वृद्धि करता है। इसीलिए मिट्टी का पीएच 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम हो या ज़्यादा हो, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा मिट्टी, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा और उपज में फर्क पड़ेगा, आपका खेत उपजेगा नहीं ठीक से, ये कुप्रभाव पड़ता है। और लवण से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा सूत्र भी आता है, ठीक है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ देगा, जिप्सम का सूत्र पूछ देगा आपसे, ठीक है, या फिर आपको खाने वाला सोडा का, धोने वाला सोडा का सूत्र पूछ देगा, ये सब पूछते रहता है। इसलिए लवण आप यहाँ पर लवण पढ़ना जरूरी है। लवण किसको बोलते हैं, जब अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, ठीक है। जब अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल बनता है, ठीक है। अब देखो, लवण में 2 प्रकार के मूलक होते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ से अभिक्रिया किया है, एगो अम्ल से, एगो भस्म से। तो देखो, एक होता है भास्मिक मूलक और एक होता है अम्लीय मूलक, ठीक है। भास्मिक मूलक वे मूलक होते हैं जो भस्म से प्राप्त होते हैं। तो देखो NaOH है, ठीक, जब ये टूटा तो OH अलग हो गया, Na क्या हो गया, Na अलग हो गया, तब भस्म से यहाँ पे क्या मिला है, Na, और अम्ल से क्या मिला है, Cl, M से क्या मिला है, Cl, और भस्म से क्या मिला है, Na, ठीक है, और दोनों मिल करके क्या बनाया है, NaCl, ठीक है। तो वे भास्मिक मूलक वैसे मूलक को कहेंगे जो भस्म से प्राप्त होते हैं। जैसे देखो, NaOH से क्या, इसमें क्या मिला है हमको, Na, अगर CaOH का होल ट्वाइस है तो क्या मिलेगा, Ca, KOH है तो क्या मिलेगा, K, NH4OH है तो क्या मिलेगा, NH4O, ठीक है। ये मिलता है, जो भस्म से प्राप्त होता है उसको भास्मिक मूलक, जो अम्ल से प्राप्त होता है उसको अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक है। 2 तरह का मूलक होता है। लवण में कितने तरह का मूलक होता है, 2 तरह का, एक भास्मिक मूलक और एक अम्लीय मूलक। अब देखो, यहाँ पर भास्मिक मूलक से जैसे HCl है, HCl से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl, H2SO4 से SO4, HNO3 से NO3, ये हमें प्राप्त हो जाएगा और ये बना लेगा क्या चीज़, लवण बना लेगा। अब लवण देखना, प्राय लगभग जो है वो ठोस ही रहता है। लवण क्या होते हैं, लगभग ठोस होते हैं, और इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जल में ये घुलनशील होता है, जब आप जल में डाल देंगे लवण को तो ये घुल जाएगा, लेकिन इसका जलीय गोल विद्युत का संचालन करते हैं। इसका जलीय गोल विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं तो कहेंगे हाँ, जलीय विलयन क्या करते हैं, लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। अब लवण को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 3 वर्गों में कौन कौन सा, एक तो है समान लवण, ठीक है, एक है कौन सा, समान लवण, यानी वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। आपको कहीं पर यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है, कहीं पर आपको हाइड्रोजन H+ या OH- कहीं दिख रहा है क्या कि विस्थापन होगा, में कह दो चाहे NaCl में,
नहीं है। KCl में है? नहीं। Na2SO4 में है? Na3PO4 में है? नहीं है। इसमें कहीं भी आपको H+ या OH- हटने वाला नहीं। तो जब विस्थापनशील यानी हटने वाला H+ और OH- नहीं हो, ऐसा समूह नहीं लगा रहे, तब उसको कहेंगे हम क्या? सामान्य लवण। जैसे देखो NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4, NH4Cl, ये सब सारे सामान्य लवण है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है, ठीक है। और आपको इसी सूत्रे वाला ऑप्शन देगा, ये नहीं पूछ देगा कि किससे कहते हैं, ऑप्शन देगा आपको 4 गो। इसलिए ये सारा चीज लिख दिया आप लोग, इसके एक बार देख लीजिएगा। अम्लीय लवण देखिए, अम्लीय लवण किसको कहेंगे? वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। जैसे देखो यहाँ पर H2SO4 क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और NaOH क्या है? भस्म है, नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये पूरा ये अभिक्रिया किया तो देखो इसमें से एक H गया है, एगो H गया है, और ये H+SO4 बना है, ठीक। और ये Na+ और OH- गया। ये देखो जो ये वाला है, ये इससे अभिक्रिया करके बना लिया NaHSO4 बनाया। इसी को कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। अब बताओ इसमें H है कि नहीं? एगो बचल है, तो ये हो जाएगा अम्लीय। ये अम्लीय लवण हो जाएगा क्योंकि H+ है, ये है, इसमें सामान्य लवण नहीं होगा, ये अम्लीय लवण होगा क्योंकि इसमें H+ बचले हैं और जल देगा। तो जब अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो आंशिक रूप से अम्ल टूटता है। उदासीनीकरण अगर आंशिक रूप से होता है, पूरा नहीं होता है, तब जो उत्पाद बनता है वो क्या होते हैं? अम्लीय लवण होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये अम्ल है और ये क्षार है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो बन गया Na2PO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये पूरा नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा पूरा? क्योंकि देखो H2PO4 यहाँ बचले हैं। क्या गो H है इसमें? 3 गो H है। H3PO4 है तो एक गो H ना हटा। पूरा अगर H पड़ेगा तब ना परवल होगा। पूरा अगर H हटा देता तब ये अम्लीय नहीं होता। लेकिन ये पूरा नहीं हटा है, एक गो विस्थापित किया है और बाकी है ये है। तो इसमें से 2 ले लेंगे तो H2PO4 है, इसमें से Na ले लिए हैं तो क्या बच गया? NaH2PO4। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉस्फेट। और क्या बना लिया? जल। अब बताओ ये अम्लीय लवण होगा कि क्षारीय? अम्लीय लवण होगा क्योंकि और 2 गो H बचले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भास्मिक लवण किसे कहते हैं। वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल होगा। हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। जैसे देखो लेड ऑक्साइड है, लेड हाइड्रोक्साइड है, PbOH का होल ट्वाइस। और ये क्या है? अम्ल है कि लवण है? अम्ल है कि क्षार है? बताओ। क्षार है, अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये HNO3 क्या है? अम्ल। क्षार ये है ना जिसमें OH रहता है, जिसमें OH रहता है वो क्या होता है? अम्ल। तो ये वाला है क्षार और ये वाला है अम्ल। अब देखते हैं कि ये पूरा टूटा है क्या? इधर देखो पूरा टूटा है, ये पूरा OH को हटाया है क्या? यहाँ पर देखो जब लवण बना है तो ये क्या पूरा OH को हटाया है? नहीं, बचले हैं एगो। कितना OH था? 2 गो। और कितना बचल है यहाँ पर? एगो। तो ये OH जब बचल है तब क्या हो जाएगा? ये भास्मिक लवण। क्या कहलेंगे इसको? भास्मिक लेड नाइट्रेट। भास्मिक लेड नाइट्रेट। तो ये भास्मिक लवण है, OH है ये भास्मिक लेड नाइट्रेट है, ये है ये। इसमें बताओ ये वाला, ये देखो इसमें OH है तो ये हो जाएगा भास्मिक लवण। इसमें OH है, भास्मिक लवण। इसमें OH है, भास्मिक लवण। इसमें OH है, भास्मिक लवण है ये। हाँ, ये लवण तो है लेकिन ये भास्मिक प्रकृति के हैं, ठीक है। ये पूरा OH को नहीं हटाया है तो ये हो जाएगा आपको भास्मिक लवण।